Hello all of you. Hope you all will be fine. आज हम केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू करेंगे एंड इट्स लेक्चर नंबर 1. So what is d block elements? Elements which have partly filled या partially filled d orbitals in their elementary form or in their commonly occurring oxidation states. यानी कि जिस फॉर्म में वो मिल रहा है, ठीक है, नेचर में, उस फॉर्म में भी या फिर किसी के साथ वो कोई कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उसमें भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी और उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो पूरी तरह फिल नहीं रहने वाले. तो आप देख सकते हैं पार्टली फिल्ड रहेंगे डी ऑर्बिटल्स एलिमेंट्री फॉर्म में, ठीक है, जैसा वो मिल रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जब वो किसी के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है. आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि देखिए एस बीच में डी पढ़ते हैं फिर पी. ट्रांजिशन भी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना. एस से पी जाना है तो बीच में क्या है, डी पड़ गया. सो दैट्स व्हाई वी कॉल these d block elements as transition elements, okay, as they lie between s and p block elements. Now coinage metals, इनसे सिक्के बनाए जाए, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. तो गोल्ड के सिक्के मिल जाते हैं, ठीक है, लेना चाहे कोई. सिल्वर के सिक्के मिल जाते हैं. कॉपर के कोई लेता नहीं आजकल, लेकिन पुराने ज़माने में हमारे भारत की जो हिस्ट्री रही है, ठीक है, उसमें इस तरह के सिक्कों का प्रचलन था. गोल्ड कॉइन से जुड़ा कौन है, गुप्ताज. गुप्ताज जो हैं वो गोल्ड कॉइन्स से जुड़े हैं. हमारे ये हिस्ट्री है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं. आजकल तो लोहे का ट्रेंड है, ठीक है, सस्ते से सस्ता लोहा, उससे सिक्के बनाए जाते हैं. पहले हमारे जो 5 रुपये का जो सिक्का आता था वो थोड़ा भारी होता था. आपको अगर याद होगा या मिल भी जाए कहीं, तो ये पुरानी खबर है कि उस 5 रुपये के सिक्के को चाइना ले लेता था और उससे काफ़ी ब्लेड बना लेता था. ब्लेड में कम आयरन लगेगा, ठीक है, तो मतलब उसका वो बड़े चालाकी से इस्तेमाल करता था. तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से पता चलता है दिमाग का चाइना के. सो कोइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये भी ट्रांजिशन मेटल्स में रखे जाते हैं बिकॉज दे हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं. सो दैट्स व्हाई दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स. अब जो लास्ट ग्रुप होता है डी ब्लॉक का वो होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है. दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन मेटल्स. हालांकि इनके पास पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, कंप्लीटली फिल्ड होता है ये, तो फिर भी रखा जाता है. तो ये केवल एक सिमेट्री बनाने के लिए, क्योंकि कुछ तो रखना ही था ना. और दूसरी बात है, अगर कॉपर जो है, देखो निकल, कॉपर और फिर जिंक आता है. अगर ये 29 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 30 वाला तो साथ में ही रखेंगे. सीधी सी बात है, उसको कहाँ और रखेंगे, ठीक है. तो रखना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन डी ब्लॉक में इसलिए लिया ताकि एक सिमेट्री रह सके. और डी ऑर्बिटल्स इन सब में फिल होते 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 हम जिंक तक पहुंचते हैं. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग टू मेंटेन रेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और टू मेक सिमेट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आगे बढ़ते हैं. ट्रांजिशन सीरीज, देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज, ओके, डी ब्लॉक में. फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. तो जो आपको ध्यान में रखनी है खासकर वो है फर्स्ट. सेकंड थर्ड भी आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है. आगे थर्ड फोर्थ में लैंथेनाइड्स आप पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको आगे जा कर के ये भी ध्यान में रखना होगा कि लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स
कौन सी सीरीज़ में आते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी की सारी कनेक्टेड है। सो फर्स्ट सीरीज़ आप खास कर ध्यान रखें, इसको हम 3D सीरीज़ भी कहते हैं, क्योंकि 3D ऑर्बिटल्स इसमें फिल होते हैं। फिर है 4D, फिर है 5D एंड देन 6D। ओके, 3D आपने अच्छे से याद कर लेनी है, पूरा D ब्लॉक, पूरा P ब्लॉक, S ब्लॉक, कम से कम पीरियोडिक टेबल तो पूरा आपको याद होना ही चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर्स एट लीस्ट, ठीक है। सो दिस सीरीज इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ 3D 4D 5D एंड 6D ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये बात कर ली हमने। जनरल फीचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एज वी मूव फ्रॉम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, यानी कि हाइड्रोजन से जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उससे हम मूव कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ पास, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सब शेल्स जो हैं SPDF एटसेट्रा ऑफ द सेम प्रिंसिपल शेल split into different energy levels, and the energy of all levels drop to lower values with the increase in atomic number. The decrease in energy of the orbitals which are far away from the nucleus is because they are shielded by the inner electrons from the nuclear attraction. Due to the shielding, the energy of electron is given by, देखिए कोई भी चीज़, मतलब कोई एक एटम ले लेते हैं, उसके पास क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ हैं, और ये वैलेंस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उससे बचाने का काम करते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। यू ऑल मस्ट नो दैट, ओके। अब इसके बाद देखिए, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स विच आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज बिकॉज दे आर शील्डेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की इतना काम कर नहीं पा रही, शील्डिंग हो गई है उनकी। सो दैट इज द cause of their decrease in energy, and due to the shielding the energy of electron is given by this formula. En is equal to minus 2 pi square m e4 z star square by n square h square, where z star is the effective nuclear charge. z star जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा न्यूक्लियर चार्ज से कम ही रहेगा, ज़्यादा कम हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। वो Slater rules are there in first sem, you have studied them. So वहाँ पे हम देखा करते थे Z स्टार और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम क्यों होता है, क्योंकि बीच में इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर देते हैं। आई होप ये चीज़ पता होगी आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं, ये न्यूक्लियस है, मान ले ये शेल है, दूसरा शेल है, आगे थर्ड है, ये वैलेंस है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये वहाँ कम चाहिए हमें, ठीक है। कम एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसका कारण क्या है, कारण यह है कि न्यूक्लियस की पकड़ से वो दूर भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी हैं, तो एनर्जी थोड़ी लगेगी और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। अब सोचिए अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकालना है, ठीक है, वहाँ न्यूक्लियस की पकड़ उन पर मजबूत है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स व्हिच आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसका मतलब है शील्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, ओके। न्यूक्लियस की पकड़ वहाँ मजबूत नहीं है। और स्प्लिटिंग की बात
स्प्लिटिंग की बात हम देख भी चुके हैं, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देख चुके हैं, आपको पता है स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये स्प्लिटिंग आप देख चुके हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। ध्यान में रखिएगा ये ऑर्डर, एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है। और इसका कारण क्या है? बिकॉज डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन अ शेल आर नॉट शील्डेड टू द सेम एक्सटेंट। हर एक की शील्डिंग जो है कुछ अलग तरह से हो रही है, हर एक की शेप अलग है, ठीक है। एस इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, ये बात आपको पता है, ठीक है। पी उसके बाद है, फिर डी उसके बाद है, फिर एफ उसके बाद है। तो जो क्लोज है चीज़ न्यूक्लियस के, यानी कि एस ऑर्बिटल, तो उस पर न्यूक्लियस की पकड़ जो है मजबूत हो जाएगी, तो उसकी शील्डिंग कम हुई। एफ जो है दूर है, तो बीच में बहुत सारे अन्य इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो शील्डिंग बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो ये आई होप आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये एक चीज़, नई चीज़ है जो शायद ही आपने इससे पहले पढ़ी होगी, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट पेनिट्रेशन पावर टू द न्यूक्लियस। अब पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? अब जैसे मैं एक रूम में बैठा हूँ और इसका जो है दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया, ठीक है, तो मुझे इस रूम से बाहर जाना है तो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं किसी दीवार में से आर पार चला जाऊं, ठीक है, या दरवाजे खोले बिना उसमें से आर पार हो जाऊं। ये तो किसी आत्मा का काम हो सकता है, कोई मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर मैं कर पाऊँ ऐसा, तो हम बोलेंगे कि हम पेनिट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे ये ऑर्बिटल्स हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के आसपास तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। इसकी आगे एक फिगर आने वाली है जिससे और क्लियर हो जाएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ पर जो 4s ऑर्बिटल है, ये फर्स्ट सेम में आपको बता रखा है कि इसमें कितने नोड्स आएंगे, आपको फॉर्मूला n-l-1। तो n जो है 4s के लिए 4 है, s जो है s के लिए l क्या होता है, 0 होता है, तो 0 - 1 तो 3 आया। तो 3 का मतलब है 3 नोड्स आएंगे, 1 2 3 नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3D की बात करें अगर, 3D की, 3 माइनस D के लिए वैल्यू क्या होगी, D के लिए L की वैल्यू देखिए, S P D F ऐसे लिख लो, 0 1 2 3। तो L की वैल्यू है, S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3 है, तो -2 कर दिए और -1, क्योंकि फॉर्मूला है n-l-1। तो 3 - 2 - 1 क्या होगा, 0। तो आप देख सकते हैं 3D वाली जो पिक्चर है ना, ये जो कर्व है, कहीं पर भी कोई काट नहीं रही है नीचे वाली लाइन को, यानी कि कोई नोड नहीं आता है 3D में, ओके। तो 4s में 3 नोड आए, और इन नोड्स की वजह से आप देख सकते हैं कि 4s जो है न्यूक्लियस के करीब पहुंच गया यहाँ तक। इसकी एक छोटी वाली पीक जो है, या ये कह लीजिए 3 पीक्स काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी हैं। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के आसपास तक ये पहुंच गई है। जबकि 3D, देखिए 3 पहले आता है, 4 बाद में, तो 3D 4s, लेकिन 4s फिर भी यहाँ तक पहुँच सकता है न्यूक्लियस के करीब। सो इट हैज़ पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये अपनी एनर्जी कम कर लेता है, याद आया होगा आपको 4s2, 3D1, 3D2, 3D3, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जब हम भरते हैं, ठीक है ना, तो 4s को पहले भरते हैं, एनर्जी कम हो जाती है इसकी। एनर्जी कम क्यों हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के नज़दीक पहुंच रहा है। पेनिट्रेशन इफेक्ट, 3D के मुकाबले इसको पहले भरा जाता है, अपनी एनर्जी कम कर लेता है, रीज़न पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी और आर में ये कर्व्स आप फर्स्ट सेम में
इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए दोबारा इसको पढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट पेनिट्रेशन पावर टू द न्यूक्लियस। द ऑर्बिटल विच पेनिट्रेट्स मोर टू द न्यूक्लियस इज लेस शील्डेड देन अदर ऑर्बिटल्स एंड फील्स मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड हैज लोअर एनर्जी, ठीक है। SPDF पेनिट्रेशन किसकी सबसे ज़्यादा है? एस गोलाई में होता है, गोल होता है, तो न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। आपको ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेम में पढ़ाई जा चुकी हैं, ओके। ये सारी लाइंस आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आपने अगले वाली फिगर को ध्यान से समझ लिया है तो, ओके। इन पोटेशियम 19th इलेक्ट्रॉन शुड एंटर 3D। ये इसी का एक एग्जाम्पल है पेनिट्रेशन इफेक्ट का, ठीक है। तो पोटेशियम में जो 19वां इलेक्ट्रॉन है ये 3D ऑर्बिटल में जाना चाहिए। देखिए पोटेशियम के रहा 2 हैं, 4, 4 और 6 10, 12, 12 और 6 18 और ये रहा 19, ठीक है। तो 19वां इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि 3p के बाद क्या आता है 3D आना चाहिए, लेकिन जा कहाँ रहा है 4s में। कमाल की बात है कि 4s में क्यों जा रहा है? इट इज़ ड्यू टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया। 4s अपनी एनर्जी कम कर लेता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 4s में फिल होगा, जब 4s भर जाएगा फिर वो 3D में जाना शुरू करता है। स्कैंडियम में देखिए 4s2 हो गया, फिर 3D1, 4s पहले भरा, फिर 3D का नंबर लगा, ठीक है। 3D का नंबर बाद में लगा, पहले 4s का नंबर लगा, 4s के फिल होने के बाद हम 3D पे जाएंगे। स्कैंडियम से जिंक तक 3D ऑर्बिटल फिल होता रहता है। आफ्टर कंप्लीट फिलिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड, ठीक है। फिर 4p का नंबर लगेगा। एग्जाम्पल है क्रिप्टन, ये आप देख सकते हैं 4s भरा, 3D भरा, फिर 4p का नंबर लगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की जो है आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। ये 4s पहले भरा जाता है, 3D बाद में। ये स्लेटर रूल से भी आप कर सकते हैं, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया है, ठीक है। तो ऑफ-बॉब प्रिंसिपल ये सबसे बढ़िया तरीका है एनर्जी वाइज कन्फिगरेशन लगाने का। सबसे पहले एरो कहाँ से पार हुई? 1s। पहले तो सबसे पहले आप लिख लिए 1s, फिर 2s 2p लिख लो, फिर 3s 3p 3d, फिर 4 में 4 लिखिए, 4s 4p 4d 4f, बस f तक लिखते जाइए, 6f भी लिख लीजिए। फिर एरो ऐसे क्रॉस करते जाइए। तो अब आपको देखना है कि सबसे पहले एरो ऊपर वाली क्रॉस कहाँ करी? 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर ये एरो पहले 2p में से निकली, फिर 3s, फिर अगली एरो 3p से निकली, फिर 4s से 3p 4s। तो देखिए 3p के बाद 4s आ गया कि नहीं, फिर 3d से निकली एंड देन 4p देन। So in this way you can write the electronic configuration according to the energy, according to the increasing order of energy. That's what is Aufbau principles, ठीक है। तो यही तो Aufbau principle कहता है। तो अगर आपको पिछले पेनिट्रेशन इफेक्ट में कोई दिक्कत है, या आप लग रहा है कि 4s पहले क्यों आ गया, ठीक है, 3d पहले आना चाहिए था, तो या तो स्लेटर रूल भी देख सकते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको पढ़ा दिया, और नहीं तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल आप याद रखें, ठीक है। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल अगर आपने याद कर लिया तो याद तो करना ही नहीं कुछ भी, इसमें तो केवल आपको लिखना है, और इस फिगर को देखकर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगा सकते हैं, ठीक है।